नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टेस्टी पिस्टी पेपर में। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है ये एक क्विज़ वीडियो है। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर का वीडियो है और ये एक क्विज़ वीडियो है। इस वीडियो को आपको किस किस तरह हॉल देखना है। तो जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में सवाल पूछता हूँ मैं, तो आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी आंसर आपको सही लगता है वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप लोग उसका जो सही आंसर है अपने कॉपी में लिखिए और फिर मैं जो जवाब बता रहा हूँ उससे आप मिलाइए और फिर बताइए कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हो रहे हैं और आपको कितने ज़्यादा नॉलेज है। तो क्विज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएँ और जिस तरह प्रैक्टिस सेट होता है उस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम्स वर ओरिजिनली कॉल्ड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने एक पोएम लिखी है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये जो पोएम थी शुरू में इनका क्या नाम रखा गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पॉज कर दें और फिर अपनी कॉपी में सही उत्तर लिखें, ABCD में से जो आपको सही लग रहा है, फिर मेरे आंसर से मैच करें। इस तरह आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को पॉज कर करके देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए सही जवाब बता देते हैं। सही जवाब है लीच गैदरर। ये वाली जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका जो पहले नाम रखा गया था वो लीच गैदरर रखा गया था। ये इसका सही नाम रखा गया था। और फ्रेंड्स, जो ये पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये वाली पोएम में कुल मिलाकर 20 स्टैंजास आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 20 स्टैंजास आप लोग को देखने को मिलते हैं और राइम रॉयल स्टाइल में इसको लिखा गया है। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनको एक लीच गैदरर मिला था, एक आदमी मिला था जो कि लीच इकट्ठा कर रहा था, तो उस याद पर उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए फ्रेंच पोएट, इंग्लिश पोएट, इटालियन पोएट, अमेरिकन पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ किस देश के पोएट हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इसको कर लेंगे ज़रूर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब है बी, इंग्लिश पोएट। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो एक इंग्लिश पोएट थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था 7 अप्रैल 1770, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो डेट भी आप लोग याद रख लें और जो जन्म स्थान है वो भी आप लोग याद रख लें। कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। विच पोएम वाज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी थी? तो लॉर्ड नेल्सन के बारे में आपको थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। लॉर्ड जो नेल्सन थे वो ब्रिटिश नेवी में थे और बहुत ही बहादुर वीर योद्धा थे और उनकी लीडरशिप में ब्रिटेन ने बहुत से शत्रु देशों को हराया था। तो इंग्लैंड में लॉर्ड नेल्सन को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और ये नेशनल फिगर हैं और इनको हीरो के रूप में देखा जाता है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके ऊपर पोएम लिखी थी। कौन सी पोएम लिखी थी चलिए आपको बता देते हैं। सही जवाब आपको पता है तो आप लोग सही जवाब अपने कॉपी में लिखें, फिर मेरे आंसर से मैच करें वीडियो पॉज करके। तो फ्रेंड्स, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर। ये पोएम इन्होंने लिखी थी लॉर्ड नेल्सन के ऊपर। और जो लॉर्ड नेल्सन थे वो ब्रिटिश नेवी में थे। 47 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी और ये बहुत ही महान योद्धा थे। यहाँ पे फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, लॉर्ड नेल्सन की फ़ोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है ब्रिटेन में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर। नेचर ने कभी उसको धोखा नहीं दिया जिसने नेचर को प्यार किया। जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, कुदरत है, तो जिसने भी कुदरत को प्यार किया नेचर ने कभी धोखा नहीं दिया। बहुत खूबसूरत लाइन है। ये कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये ली गई है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
टिंटन एबी से ली गई है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, टिंटन एबी से ली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन विच ईयर टिंटन एबी पोएम वाज कंपोज्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने एक बहुत ही फेमस पोएम लिखी है टिंटन एबी। तो वो किस ईयर में कंपोज की गई थी, किस ईयर में लिखी गई थी? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1798 में लिखी गई थी और इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख लीजिए, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, 1798 में इसको लिखा गया था। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इमोर्टैलिटी ओड पोएम वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ इन। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है इमोर्टैलिटी ओड, उसको किस स्टाइल में इन्होंने लिखा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप लोग वीडियो पॉज कर दें और कॉपी में ABCD में से सही जवाब लिखें, फिर वीडियो को प्ले करें और हमारे आंसर से मैच करें। तो जो इमोर्टैलिटी ओड है वो एक पिंडारिक ओड स्टाइल में लिखी गई थी पोएम, पिंडारिक ओड स्टाइल में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ पोएम इमोर्टैलिटी ओड कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है इमोर्टैलिटी ओड, उसका सोर्स क्या है? तो सोर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो अक्सर आते रहते हैं और आपको बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं। तो सही जवाब चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सही जवाब है सी, हेनरी वॉगन्स द रिट्रीट। हेनरी वॉगन्स की जो पोएम है द रिट्रीट वही इमोर्टैलिटी ओड का सोर्स है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। तो नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि किस पोएम से ये ली गई है। ए वर्शिपर ऑफ नेचर हीदर केम अनवेरिड इन दैट सर्विस रादर से विद वार्मर लव ओ विद फॉर डीपर झील ऑफ होलियर लव नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये किस पोएम से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें एक पैराग्राफ पूछ लिया जाता है, उसको आप लोग कैसे याद करेंगे? उसमें आप लोग को कुछ वर्ड को पकड़ लेना है। जैसे ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें अगर पकड़ने लायक अगर कोई सही वर्ड है तो वो क्या है? ए वर्शिपर ऑफ नेचर। तो आप ये समझ लीजिए कि वर्शिपर ऑफ नेचर कौन था? नेचर का पुजारी कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ थे। और किस पोएम में उन्होंने बताया है? तो ये बताया है टिंटन एबी में बताया है। तो इस तरह आप लोग को याद करना है, जहाँ पे कोई पैराग्राफ मिल जाता है वहाँ पे कुछ वर्ड को आपको पकड़ लेना है, फिर उसको पोएट से जोड़ना है और फिर पोएम से जोड़ देना है। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो वर्शिपर ऑफ नेचर कौन था? जो कुदरत है, जो प्रकृति है, उसकी पूजा कौन करता था? विलियम वर्ड्सवर्थ करते थे। और किस पोएम में उन्होंने अपने आप को बताया है वर्शिपर ऑफ नेचर? टिंटन एबी में बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टिंटन एबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए वर्शिपर ऑफ नेचर जो है इसको आप लोग को पकड़ लेना है, यानी कि इसको मेमोराइज कर लेना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी वही उसी पैटर्न पे है। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। जो निम्न लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसमें भी आप लोगों को क्या करना है? कुछ वर्ड को आप लोग को पकड़ लेना है। तो मैं पढ़ देता हूँ। एंड आई कैन लिसन टू दी येट कैन लाई अपॉन द प्लेन एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। अब देखिए गोल्डन टाइम अगेन, इसको आप लोग पकड़ लीजिए। ठीक है, तो गोल्डन टाइम क्या होता है? वो समय जो स्वर्णिम काल हो, जो समय मधुर हो। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब जब कुक्कू बोलती है, जब कोयल बोलती है, सुबह सुबह जब कोयल कंट्री साइड में बोलती है तो बहुत ही अच्छा दृश्य होता है, बहुत ही मनभावन समय होता है। और कोयल का जो गीत होता है वो कवि को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो जो कुक्कू है, कोयल है, उसका जो गाना है उसको ही इन्होंने गोल्डन टाइम बताया हुआ है। तो कुक्कू के ऊपर, कोयल के ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम लिखी है? द टू ए कुकू, ये इन्होंने पोएम लिखी है। सॉरी, टू द कुकू। ठीक है, ये वाली पोएम इन्होंने लिखी हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने।
तो इस तरह आप लोग को जोड़ लेना है कि जब कोयल बोलती है तो बहुत ही मधुर समा बन जाता है, और वो जो जो मधुर गाना होता है वो समय को गोल्डन बना देता है, गोल्डन टाइम उसको उन्होंने पुकारा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद करिए। आप लोग को कुछ वर्ड को आप लोग को पकड़ लेना है, मेमोराइज कर लेना है, और उसी तरह आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जो कोयल है, कुक्कू है, जब वो गीत गाती है तो वो हम सबको जगाती है, और उसका जो गाना होता है वो बहुत ही मधुर होता है। कवि ने कुक्कू के गाने को गोल्डन टाइम अगेन कहा है। इस तरह आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एच.टी. कोलरिज स्टार्टेड। विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके जो पार्टनर थे, इनके जो मित्र थे, इनके जो साथी थे, एच.टी. कोलरिज, इन दोनों ने मिलकर किस एज की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको आंसर पता है तो वीडियो को आप पॉज कर दें, रोक दें, सही आंसर अपनी कॉपी में लिखें, फिर वीडियो को प्ले करें और हमारे आंसर से मैच करें। तो सही जवाब है रोमांटिक एज। ठीक है फ्रेंड्स, रोमांटिक एज की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं रोमांटिक एज पीरियड इज, रोमांटिक एज जो था उसका टाइम पीरियड क्या है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1798 से 1837 का जो समय था उसको रोमांटिक एज कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो रोमांटिक एज है उसको रोमांटिक एरा भी कहा जाता है। और ये जो रोमांटिक एज थी इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली रोमांस की बात नहीं है। यहाँ पे जो नेचर के प्रति लव दिखाया गया है, पोएट्स शोड लव टू नेचर। ये जो एज थी इसमें कवियों ने जो नेचर है उसके प्रति अपना प्रेम दिखाया है और नेचर की बात की है। और ये जो समय था 1798 1837, तो हुआ क्या था कि इसके पहले जो जो लोग थे वो नेचर को भूलने लगे थे और नेचर की बात कोई करता नहीं था। तो कवियों ने नेचर की बात करना शुरू किया था और कहा था कि हमें नेचर की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको वर्शिप भी करना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फॉलोइंग लाइंस बिलोंग टू। फिर से उसी तरह का सवाल है। एक पैराग्राफ आपको दे दिया गया है, आपको पता करना है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो अप विद मी, तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पूरा पैराग्राफ। तो ये पूरा पैराग्राफ है। अप विद मी इनटू द क्लाउड्स, सिंगिंग 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 एंड ऑल द हेवंस अबाउट द रिंगिंग, लिफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट विच सीम्स टू दाई माइंड। तो अप विद मी, मेरे साथ ऊपर चलो, ऊपर बादलों में चलो, गाते हुए चलो, विद ऑल द हेवंस अबाउट द रिंगिंग, और उस स्वर्ग की तरफ चलो जहाँ पर रिंगिंग हो रही है, जहाँ पर अच्छे संगीत बज रहा है। लिफ्ट मी, मुझको ऊपर ले चलो, गाइड मी टिल आई फाइंड, और मुझको दिखाओ, दैट स्पॉट, वो जगह दिखाओ जो कि मेरे मस्तिष्क में है, जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। ये लाइन है पूरी, इसका ये मतलब आता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये। तो इसको आपको याद कैसे करना है, सबसे मेन बात ये है, ये आप पकड़ लीजिए, लिफ्ट मी गाइड मी, ठीक है, मुझको ऊपर उठाओ और मुझको रास्ता दिखाओ। तो यहाँ पे जो कवि है वो उसने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। और वो किससे बात कर रहा है? स्काई लार्क पक्षी से बात कर रहा है। स्काई लार्क माने गौरैया, स्काई लार्क से वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझको ऊपर ले चलो, बादलों में ऊपर ले चलो, हेवन में ले चलो, जहाँ पर संगीत बज रहा है और जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। तो इस वर्ड को आपको पकड़ लेना है, लिफ्ट मी गाइड मी। तो कौन आपको ऊपर लेके जाएगा? स्काई लार्क यानी गौरैया चिड़िया आपको लेके जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है टू ए स्काई लार्क, वहाँ से ये लिया गया है। तो टू ए स्काई लार्क, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू ए स्काई लार्क। स्काई लार्क जो चिड़िया होती है उसको बोलते हैं गौरैया, और ये चिड़िया आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी अपने घर के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली जो पोएम है टू ए स्काई लार्क, इसके ऊपर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 बार पोएम लिखी है। ये भी आप लोग को याद रखना ज़रूरी है। टू ए स्काई लार्क पर, इस सेम टॉपिक पर इन्होंने 2 बार पोएम लिखी है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ रिटन 2 पोएम्स ऑन सेम टाइटल। वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ही शीर्षक पर 2 बार पोएम लिखी है, तो टू ए स्काईलार्क वो पोएम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टू ए स्काईलार्क पोएम यानी कि जो स्काईलार्क है, गौरैया है, उसके ऊपर इन्होंने एक ही शीर्षक पर 2 बार पोएम लिखी थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, विलियम वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज ए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो बॉर्डर्स लिखा है वो क्या है? पोएम है, नॉवेल है, नैरेटिव पोएम है, पोएटिक प्ले है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्ले बहुत कम लिखे हैं और शायद एक ही प्ले लिखा है, वो है द बॉर्डर्स, और ये पोएटिक प्ले है, इसको पोएम के रूप में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोएटिक प्ले है। और फ्रेंड्स ये जो प्ले है इसको ट्रेजिडी के रूप में लिखा गया है। तो फ्रेंड्स जो द बॉर्डर्स है पोएटिक प्ले है और ये एक ट्रेजिडी है, और 5 एक्ट्स में इसको लिखा गया है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर यह आधारित है। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा उत्साहित थे और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाग भी लिया था। जब फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो उस समय ये फ्रांस भी गए थे और वहाँ पे इन्होंने फ्रांस की क्रांति में भाग भी लिया था और उसमें हिस्सा भी लिया था, पार्टिसिपेट भी किया था। तो उसी घटना के ऊपर इन्होंने ये ट्रेजिडी लिखी है, द बॉर्डर्स। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विलियम वर्ड्सवर्थ मेंशन्ड अबाउट रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटरटन इन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने रॉबर्ट बर्न्स के बारे में जिक्र किया है और थॉमस चैटरटन के बारे में जिक्र किया है। किस पोएम में जिक्र किया है? तो पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि ये लोग कौन थे। रॉबर्ट बर्न्स जो थे वो एक पोएट थे और बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और थॉमस चैटरटन जो हैं ये भी एक पोएट थे और इनकी बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो इन दोनों लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ जानते थे या इनके दोस्त थे और अच्छी तरह इनको जानते थे, और इनकी मृत्यु के बारे में इन्होंने जिक्र किया है अपनी पोएम में। किस पोएम में जिक्र किया है? तो फ्रेंड्स यदि आप लोग जानते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें, सही जवाब अपने कॉपी में लिखें और फिर मुझको बताना कि आपके 20 में से कितने आंसर सही हो रहे हैं। सही जवाब है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इसी पोएम में इन्होंने रॉबर्ट बर्न्स और थॉमस चैटरटन के बारे में जिक्र किया हुआ है। और ये जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसकी 43 लाइन में थॉमस चैटरटन के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि 17 साल की उम्र में सुसाइड करके मर गए थे। और लाइन नंबर 45 में रॉबर्ट बर्न्स के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि 37 साल की कच्ची उम्र में बीमारी के कारण मर गए थे। और ये दोनों पोएट थे जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ जानते थे और इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मॉर्न। नॉट विदाउट होप यानी कि यदि हम होप नहीं करेंगे, यदि हम आशा नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सफ़र करना पड़ेगा, हमें दुख दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वी मॉर्न और हमें मातम भी मनाना पड़ेगा। तो इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम दिस लाइन अपीयर। किस पोएम में ये लाइनें आई हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, एलिजेइक स्टैंजाज में ये लाइनें आई हुई हैं। और फ्रेंड्स ये जो पोएम है एलिजेइक स्टैंजाज, इसको पीली कैसल भी कहते हैं। पीली कैसल के नाम से भी इसको जाना जाता है, पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाली जो पोएम है एलिजेइक स्टैंजाज, इसको शॉर्ट में कई बार पीली कैसल कह देते हैं। इसका फुल टाइटल है एलिजेइक स्टैंजाज सजेस्टेड बाय ए पिक्चर ऑफ पीली कैसल इन ए स्टॉर्म पेंटेड बाय सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। ये जो पोएम है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। किसके ऊपर लिखा है? एक फ़ोटो के ऊपर लिखा है। उस फोटो को किसने पेंट किया था? सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट ने पेंट किया था। उस फोटो में क्या है? उस फोटो में पीली कैसल को दिखाया गया है
और उस समय तूफान भी आया हुआ है। ये पूरी बात है। तो जो पोएम का लास्ट स्टेंजा है उसमें ये लाइन आती है जो कि क्वेश्चन में आई है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड मॉर्न। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द पोएम एलिजेइक स्टेंजास वाज सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पीली कैसल इन स्टोन पेंटेड बाय। वही सवाल आ गया है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो एलिजेइक स्टेंजास लिखा है, जिसको हम पीली कैसल भी कहते हैं, वो जो पेंटिंग है वो किसने बनाई थी? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट ने बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज़। रूथ जो एक पोएम है जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, उसका टाइटल क्या है? उसका एक दूसरा टाइटल भी है, वो क्या है? तो सही जवाब है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, इसका सही ऑप्शन है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। और रूथ माने क्या होता है? दया, जो दया का भाव होता है उसको ही रूथ कहते हैं। करुणा भी इसे कहा जाता है कई बार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, फॉलोइंग लाइंस बिलोंग फ्रॉम विच पोएम। फिर से उसी तरह का सवाल है कि 4 लाइनें आपको दे दी गई हैं, आपको पता करना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम से ली गई है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वे मुस्कुराते हैं, वे चमकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और इस शांति को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, वो आनंद से भर उठ जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और डेफोडिल फूल जो होता है उसके साथ वो डांस करता है। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ जान गए होंगे कि ये किस पोएम से लिया गया है। ये डेफोडिल्स पोएम से लिया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहीं भी डेफोडिल्स दिखाई नहीं देगा। तो डेफोडिल्स जो पोएम थी उसका वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये जो पोएम थी इसको ही डेफोडिल्स कई बार शॉर्ट में बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड यही पोएम है, इसका पूरा टाइटल है। इसको कई बार शॉर्ट में डेफोडिल्स के नाम से बोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 भी उसी स्टाइल का सवाल है, फॉलोइंग लाइंस बिलोंग फ्रॉम विच पोएम। तो यहाँ पे भी वहाँ 4 लाइन आपको दे दी गई हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, वी हैव गिवन, जो हम नेचर की तरफ बहुत कम देखते हैं। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, और हमने अपना मन, अपना ध्यान कहीं और लगा दिया है। ए सॉर्डेड बून दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, और ये जो समुंदर है ये अपना सौंदर्य किसको दिखाता है? मून को दिखाता है, यानी कि चंद्रमा को दिखाता है। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट द आवर्स, और जो हवा जब चलती है तो बहुत तेज़ शोर मचाती है। तो ये इस तरह के जो सवाल होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको कुछ लाइन को पकड़ लेना है। जैसे ये जो है, इसमें आप ये लाइन पकड़ लीजिए, द सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू द मून। या जो सी है, समुंदर है, ये अपना सौंदर्य किसको दिखा रहा है? ये चांदनी रात में मून को दिखा रहा है। यहाँ पे चांदनी रात लिखा नहीं है, मैंने इसको अपने तरफ से जोड़ दिया है कि और खूबसूरत हो जाए। तो आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि चांदनी रात है और समुद्र की लहरें जा रही हैं, आ रही हैं, तो कितना सुंदर दृश्य होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे कल्पना कर सकते हैं। तो इसको मैंने पकड़ लिया है, इस लाइन को। ठीक है, तो आपको इसी लाइन को पकड़ लेना है। तो ये किस पोएम से लिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है द वर्ड इज़ टू मच विद अस से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोग के कितने आंसर सही हो रहे हैं इसमें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोज़ आप लोग के लिए बन रहे हैं।